एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सो ये पैरेलल एक्सिस थियरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम क्या होता है उसके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थियरम की। अगर कोई भी आपके पास डिस्क है, रिंग या फिर कोई भी शेप का आपके पास अगर मटेरियल है या फिर कोई भी अगर आपके पास शेप है, उसमें से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसके अंदर क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है आपको कि यहाँ पर एक पॉइंट है विच इज़ अ सेंटर ऑफ मास। अगर आप गौर से देख पा रहे हो यहाँ पर, सो दिस इज अ सेंटर ऑफ मास यहाँ पर दिखाया गया है, करेक्ट। और अगर उसमें से कोई एक्सिस पास हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक्सिस जो है वो उसमें से पास हो रहा है, और अगर उसके पैरेलल में से अगर कोई एक्सिस पास अगर होता है, जैसे कि अभी फिलहाल उसको पैरेलल है ये, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो जो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IC, लेकिन अगर दूसरा एक्सिस अगर पैरेलल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I0, जो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो I0, वो कितना रहेगा? इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज h, अगर दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर h है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर I0? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हम बात करते हैं, सो वेरी फर्स्ट कंडीशन यू मस्ट नो दैट what is the moment of inertia about an axis which is passing through center of mass, and the second important thing is what is the distance between center of mass ka axis and your axis which is parallel. So that h is very important. Let us consider the whole mass of the body. Now right now in this example we have taken the mass of the body as m, random shape का body लिया है हम लोगों ने। So in that case अब हमें देखना है कि I0 का इक्वेशन क्या है। जैसे कि आप बॉटम में देख पा रहे हैं I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH²। अब ये इक्वेशन कैसे आता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, सो आप प्रॉपरली इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सो राइट नाउ अगर आप देख पा रहे हो सामने आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थियरम, और यहाँ पर एक डायग्राम है जिसको मैं आपको अभी गौर से समझाऊंगा, जस्ट पे अटेंशन। ये जो डायग्राम है इसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास है विच इज नोटेड बाय दिस पॉइंट, and the axis which is passing through it is this, and the moment of inertia, अगर सपोज इस एक्सिस के अराउंड अगर ये बॉडी घूमती है गोल गोल लाइक दिस, अगर घूमती है ये बॉडी, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IC, जैसे कि आपको यहाँ पर अभी दिख रहा है। लेकिन ये तो हो गया IC, हमें मालूम है, बट अगर जो हमें नोन है, जो हमें पता है IC, उसी के पैरेलल में अगर कोई दूसरा एक्सिस है, और इमेजिन करते हैं अब ये पहला एक्सिस नहीं है और दूसरा एक्सिस I0 है, अब ये जो है एक्सिस वो गया, अब अगर सपोज I0 इसके अराउंड अगर बॉडी रोटेट करती है इसके अराउंड, तो इट विल रोटेट लाइक दिस। सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करेंगे। सो इसका जो फॉर्मूला है वो है I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH², वेर h इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। अब ये कैसे है, क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके पहले हमें इसका स्टेटमेंट देखना है। सो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट दिया गया है, जो आप अगर आप गौर से ध्यान देते हो। सो दिस स्टेटमेंट इज, इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस is the sum of its moment of inertia IC about an axis parallel to the given axis and passing through the center of the mass, and the product of the mass of the object and square of the distance between the two axes MH²। in short अगर आप यहाँ पर, क्योंकि ये स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। so what is moment of inertia I0? it is sum, एडिशन है, किसका एडिशन है? IC का और MH² का। सो यही चीज़ जो है वो यहाँ पर बॉटम में अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दिखेगी यहाँ पर बॉटम में I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH² यहाँ पर लिखा हुआ है। सो इसी को वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सो अभी अगर आप वापस एक बार गौर से जाते हो, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस इज सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC। अब ये IC कहाँ से पास हो रहा है? अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, प्लस दूसरी चीज क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस M into H²।
सो ये वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सो इन शॉर्ट जो बॉटम में इक्वेशन है उसी को यहाँ पर एज अ स्टेटमेंट उसे एक्सप्लेन किया गया है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे हम दैट आई जीरो इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो डेरिवेशन को जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन जो हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, शायद अगर आपको याद है कि अगर डिफरेंट मासेस हम लेते हैं m1 m2 m3, उसके अगर डिस्टेंसेज है r1 r2 r3, तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन लिया था I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है ना। अब इसके आगे हम जाएंगे और अगर इंटीग्रेट करना हो सो इंटीग्रेशन के टर्म्स में इसका इक्वेशन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। दिस डेरिवेशन इज वेरी मच सिमिलर एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज अब अगर आप देखोगे डायग्राम में तो आपको समझेगा। सबसे पहली चीज़ जो है मैं आपको बता दूं जो इस डायग्राम में मेंशन नहीं है, ये टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। ये जो आपका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, सो सी पॉइंट से आपको एक एक्सिस लेना है जैसे कि आपको दिख रहा है सामने की तरफ। सो विच इज़ एन एक्सिस लाइक दिस सी से। फिर दूसरा जो है उसी के पैरेलल में ओ से लेना है आपको, और ये जो डिस्टेंस है एच आपने इसको ज्वाइन कर लिया। नाउ इमेजिन एनी पॉइंट डी जिसका छोटा सा मास है dm, जिसका छोटा सा मास क्या है dm। अब इंटीग्रेशन के दौरान इसे कैसे करना होता है वो मैं बताऊंगा, पहले आप ये डायग्राम समझ लो। अब हम क्या करेंगे, इस मास को इस सेंटर से अटैच करेंगे लाइक दिस, एज वेल एज उसी मास को इस O पॉइंट से भी अटैच करेंगे लाइक दिस। नाउ रिमेंबर D से लेके C तक का जो डिस्टेंस है आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे RC। क्या बोलेंगे इसे? RC। सो दिस डिस्टेंस D to C इज RC। रिमेंबर, इसे याद रखिए आप जब एग्जाम में या फिर अपने नोटबुक में जब ड्रॉ करेंगे तो इसे RC नाम देना ना भूले। और जो दूसरा डिस्टेंस है D से लेके O तक का उसे हम नाम देंगे RO। सो ये डिस्टेंसेस आपको याद रखने, और ये दोनों भी इन दोनों रिस्पेक्टिव एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं, मतलब एक्सिस के साथ आप इसे परपेंडिकुलर ये हैं। और ये जो D है उसका जो मास है वो है dm, छोटा सा मास है। अब ये तो हमें जानकारी हो गई। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको D से एक स्ट्रेट लाइन नीचे खींचना है लाइक दिस। पे अटेंशन, यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन नीचे खींचोगे जो कि डॉटेड है, और इस C पॉइंट से उसके ऊपर परपेंडिकुलर दे दोगे। सो CN विल बी दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस C से लेके N तक का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है C से लेके N तक का, उसे हम बोलेंगे x। क्या बोलेंगे इसे? x। सो डायग्राम में ये कुछ चीज़ें जो मेंशन नहीं है वो आपने अपने डायग्राम जब आप निकालोगे तो उसके अंदर आपने इसे मेंशन करना है। सो ये चीज़ें जो है वो मुझे बतानी थी। सो DC इज RC, DO इज RO एंड CN डिस्टेंस जो है वो है x। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, पैरेलैक्सिस थ्योरम में आगे जाके एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। एज दिस पॉइंट इज D, छोटा सा मास है, और जैसे इस C पॉइंट के यहाँ पर ये एक मास है, वैसे तो बहुत सारे और भी मासेस हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह पर मासेस हैं। अब सेंटर ऑफ मास से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं x, सो एक कॉन्सेप्ट है टॉर्क का कि द टॉर्क ऑफ द बॉडी एट दिस पॉइंट D इज दैट स्मॉल मास dm मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। तो x इंटू dm वगैरह, और उसके बाद ग्रेविटी भी मल्टीप्लाई होती है, बट दिस x dm दैट कम्स इनटू द इक्वेशन ऑफ टॉर्क। लेकिन जब हम किसी भी बॉडी की बात करते हैं तो अगर इस बॉडी का वेट है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये वेट यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश करेगा, बट एट द सेम टाइम यहाँ का कोई पॉइंट उसे यहाँ पर गिरते वक्त बैलेंस कर लेगा। एट द सेम टाइम अगर सपोज कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर है और अगर यहाँ से उसका वेट अगर नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, सो एट द सेम टाइम कोई पॉइंट अगर यहाँ पर होगा वो भी तो वेट उसका नीचे गिरने की कोशिश करेगा, और ये दोनों पॉइंट्स के टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सिमिलरली एंटायर बॉडी में हर एक पॉइंट का जो टॉर्क होगा उसको बैलेंस करने के लिए कोई और एक पॉइंट होगा, उसका टॉर्क उसे बैलेंस करेगा। इन शॉर्ट वो बॉडी इस सेंटर ऑफ मास पे रहेगी बैलेंस। जैसे कोई नोटबुक अगर आपके हाथ में हो तो उस नोटबुक को आप क्या करते हो, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैलेंस कर देते हो, जस्ट बिकॉज उसका जो टॉर्क होता है वो उस सेंटर ऑफ मास पे पूरे बॉडी का टॉर्क जो होता है वो होता है जीरो, टॉर्क होता ही नहीं है। और ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल टॉर्क्स विल बी जीरो एट सेंटर ऑफ मास, ये आपको आगे जाके इस डेरिवेशन में काम में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सो इसके स्टेप्स क्या है? सबसे पहली चीज, इसके स्टेप्स बहुत सिंपल है। आपको डायग्राम में दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। उसमें से पहला होगा CDN, जी हाँ ये छोटा वाला ट्राइंगल, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो होगा
ODN, जो कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों में आपको पाइथागोरस अप्लाई करना है। जैसे ही आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे इक्वेशन, उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। सो ये हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन से लेते हैं तो उसका जो इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, दैट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द स्मॉल मास। सो जैसे कि आपको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस स्क्वायर तो है ही यहाँ पर आपको दिख रहा है, और स्मॉल मास हम लेंगे, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को तो हमें मिलेगा कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। छोटा नहीं मिलेगा, कंप्लीट बॉडी का मिलेगा। सो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। तो कुछ चीज़ें ये जो ध्यान रखनी थी वो हमने समझ लिया। अब हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे, पे अटेंशन। सो सबसे पहला स्टेज जो है यहाँ पर वो रहेगा छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल DCN बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम है दैट आपका जो वन फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। सो इट इज DC स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। सो इट इज DC स्क्वायर इज CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा वाला जो ट्राइंगल है विच इज ODN, इन राइट एंगल ट्राइंगल ODN बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर क्या इक्वेशन होगा? ऑब्वियसली OD स्क्वायर is equal to ON square plus DN square. So now equation will become OD square is equal to ON square plus DN square, just because this is Pythagoras के हिसाब से this is OD square is equal to ON square plus DN square. So now what is ON? In the diagram you can see easily this ON is nothing but O to N distance, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर O to N is nothing but OC plus CN. So OC is H and CN is X, जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। So बाद में हम देखेंगे। So अभी फिलहाल के लिए जो इक्वेशन बनेगा that will be OD square is equal to OC square plus CN square प्लस यहाँ का DN square जो वो तो यहाँ पर आएगा ही। So ON को हमने सिर्फ क्या किया, this ON was written as OC plus CN. Now by A plus B the whole square formula we will expand this bracket, and this OC plus CN the whole square will become OC square plus 2 times OC into CN plus CN square, और फिर ये आगे का जो DN square है वो तो यहाँ पर होगा ही। सो वो तो आएगा ही। अब आगे फ्रॉम 1 and 2 अगर आप गौर से देखो, ये यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। व्हाट इज इक्वेशन 1? CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर, और यहाँ यही जो CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर है वो आपको यहाँ पर भी दिखेगा, CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। सो आप CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर की जगह पर DC स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से पुटअप कर सकते हो। इसलिए नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखोगे सो इक्वेशन बन रहा है दैट OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OC इंटू CN प्लस DC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 से। करेक्ट। सो यहाँ पर आपका आधा डेरिवेशन खत्म हो जाता है। आपको पता चल गया है कि दोनों पाइथागोरस इक्वेशंस के बाद हम कहाँ पर पहुँचे। अब नेक्स्ट हाफ जो है डेरिवेशन का, आपको ये OD, OC, CN, DC सबकी वैल्यूज़ रखनी है। अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको मैंने बताया था आपको OD जो है वो RO है, OC जो है वो H है, CN जो है दैट इज X, एंड DC जो है वो है RC। ये सारी वैल्यूज़ अगर हम पुटअप करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, सो हमारा जो न्यू इक्वेशन बनेगा दैट विल बिकम RO स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स HX प्लस RC स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 3, उसमें ये सारी वैल्यूज़ पुटअप की है हम लोगों ने, और हमारा इक्वेशन जो नया वाला बना है वो बना है RO स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 2HX प्लस RC स्क्वायर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें लेना है, जो यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी लेना होता है, और अगला इक्वेशन जो हम स्टडी करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम उसमें भी होगा, दैट मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई DM एंड इंटीग्रेट। सो जो ऊपर का इक्वेशन है हर एक टर्म को आप DM से मल्टीप्लाई करो। सो इस RO स्क्वायर को भी DM से मल्टीप्लाई कर दिया, H स्क्वायर को भी DM से किया, 2HX को भी DM से किया, RC स्क्वायर को भी DM से किया, सबको DM से मल्टीप्लाई किया और सबको इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है। सो ईच इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय DM एंड इंटीग्रेटेड। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। एट पॉइंट C इज सेंटर ऑफ मास, hence net torque of whole body about C is 0, because C पॉइंट सेंटर ऑफ मास होने की वजह से अगर आप उसके ऊपर बैलेंसिंग करते हो तो पूरी बॉडी बैलेंस होती है, कहीं पर भी उसका झुकाव नहीं होता है, फिर वो गिरती नहीं है, बिकॉज टोटल टॉर्क बिकम्स 0। हेंस इसमें इंटीग्रेशन ऑफ x dm जो मैंने पहले भी बताया था आपको, ये टर्म जो है मास और वो x जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, उसका जो इंटीग्रेटेड वैल्यू है मतलब पूरे बॉडी के लिए जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है। जब हम इंटीग्रेट करते हैं मतलब हम पूरे बॉडी के लिए ले रहे हैं।
तो पूरा बॉडी बैलेंस हो जाता है उस पॉइंट पे, इसीलिए फिर उसका वैल्यू हो जाता है 0। इसीलिए इक्वेशन में से अगर आप गौर से देखो, इक्वेशन नंबर 5 जो है यहाँ पर, उसमें से अगर इंटीग्रेशन एक्स डी एम 0 मतलब ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन बचेगा उसमें से अब ये अंडर इंटीग्रेट 2hx dm वाला जो टर्म है वो 0 हो गया। सो अब आपका इक्वेशन नंबर 5 क्या बचा? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर ओ स्क्वायर डी एम दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर सी स्क्वायर डी एम। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर और मास अगर हम लेते हैं और अगर वो डिस्टेंस एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाता है मास का, सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाती है जो बॉटम में है, इंटीग्रेशन ऑफ आर ओ स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू आई ओ। क्यों ऐसा? बिकॉज आर ओ आई ओ तक का डिस्टेंस है। अगर आप गौर से देखो डायग्राम में, सो ये जो डी ओ है आर ओ, वो आई ओ तक का डिस्टेंस है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं लास्ट वाले की, इंटीग्रेशन ऑफ आर सी स्क्वायर डी एम जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, सो आर सी आई सी तक का डिस्टेंस है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ आर सी स्क्वायर डी एम विल बिकम आई सी। बट फिर एक चीज बचती है बीच में जो कि है ये वाली टर्म, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी एम। सो इसका तो कोई ऐसा सच मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा। ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इज एम, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल मासेस इज बिगर मास, सो बिगर मास इंटू एच स्क्वायर, सो इट विल बिकम एम एच स्क्वायर। सो इन शॉर्ट इसका जो आंसर है वो यहाँ पर है, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर है, और इसका जो आंसर है वो यहाँ पर है। So integration of RO square dm is IO, integration of H square dm is MH square and integration of RC square dm is IC। इसीलिए आपका जो फाइनल इक्वेशन बनेगा अब वो बनेगा I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, जो कि आपका फाइनल डेरिवेशन है। सो ओवरऑल मैंने आपको बताया इस डेरिवेशन में कि किस तरीके से हमें राइट एंगल ट्रायंगल लगाना है छोटे ट्रायंगल में, फिर उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल लगाना है बड़े ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम लगाने दोनों में, और दोनों इक्वेशंस के जरिए और कुछ वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमें फाइनली आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर ये इक्वेशन मिल जाता है। सो होपफुली आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इसको प्रॉपर तरीके से एक बार आपको और स्टडी करना है, इसके स्टेटमेंट्स को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है, और जैसे ये सब कुछ हो जाए इसको प्रॉपरली एक बार प्रैक्टिस भी करना है। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे स्टडी करना है, वो बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। बस ये जो है विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन वो भी है, लेकिन ये ज़्यादा है। सो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।